जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी अपनी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को मैं अपना समझती हूँ, उसी घर में एक ऐसा राज छिपा है जो सबकी असली सच्चाई सामने ला देगा। मेरा नाम नंदनी है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, अपनी 4 साल की बेटी परी को तैयार करना और फिर स्कूल जाना, यही मेरी रोज की जिंदगी थी। स्कूल से लौटने के बाद भी आराम नसीब नहीं होता था। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मेरी सास कमला देवी थी और उनके लिए उनकी दोनों बेटी रीमा और काजल ही दुनिया की सबसे अच्छी बेटियां थी। मैं चाहे कितना भी काम कर लूं, मेरी तारीफ उनके मुंह से कभी नहीं निकलती थी। उस दिन भी मैं स्कूल से घर लौटी तो घर में घुसते ही परी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं भागकर कमरे में गई। परी का चेहरा लाल हो रहा था और उसका शरीर तप रहा था। मैंने घबराकर उसका माथा छुआ तो मेरे होश उड़ गए। उसे तेज बुखार था। मैंने तुरंत सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, परी को कब से बुखार है? कमला देवी ने टीवी से नजर हटाए बिना कहा, पता नहीं, सुबह से रो रही थी। मेरा दिल टूट गया। मैं कुछ बोले बेटी को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, अच्छा हुआ समय पर ले आई, वरना हालत बिगड़ सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बेटी को सीने से लगाकर घर लौट आई। शाम को जैसे ही घर पहुंची, दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से मेरी बड़ी ननद रीमा उतरी। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे। घर में घुसते ही कमला देवी खुशी से खिल उठी। उन्होंने रीमा को गले लगा लिया और बोली, आ गई मेरी रानी बेटी। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, इस बार मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, कई महीनों के लिए आई हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। अगले ही दिन से घर का खर्चा अचानक बढ़ने लगा। बच्चों के लिए नए कपड़े, महंगे फल, मिठाई, जूस, बाहर का खाना, हर चीज आने लगी। और जब भी पैसों की जरूरत पड़ती, कमला देवी की नजर मेरी तरफ उड़ जाती। मैं हर महीने की सैलरी का बड़ा हिस्सा घर में दे देती थी। मैं सोचती थी कि परिवार है, साथ देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। एक दिन मैं अपनी बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए पैसे गिन रही थी। कई महीने से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मैंने 50,000 रुपए जमा किए थे। लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पैसे गायब थे, पूरा लिफाफा ही नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूरे कमरे की तलाशी की, अलमारी, बैग, दराज, हर जगह देखा, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। मैं घबराकर बाहर आई और सबसे पूछा, क्या किसी ने मेरी अलमारी खोली थी? कमला देवी तुरंत बोली, क्या हम चोर हैं जो तेरे पैसे चुराएंगे? रीमा ने भी अजीब सा चेहरा बनाकर कहा, भाभी, हमने पैसे संभाल कर रखा करो, बाद में किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं होती। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा शक पैदा हो चुका था। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार बार उसी बारे में सोच रही थी। तभी आधी रात को मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेने रसोई की तरफ गई। तभी मुझे बरामद से धीमी सी आवाज सुनाई दी। मैं रुक गई। आवाज रीमा की थी। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। रीमा धीरे से हंसते हुए बोली, अरे चिंता मत करो, यहाँ सब बहुत आसान है। जब तक भाभी कमाती है, हमें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुनने लगी। तभी रीमा फिर बोली, और हाँ, वो 50,000 वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मेरे हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट गया। मेरी धड़कन तेज हो गई। आखिर रीमा को मेरे 50,000 रुपए के बारे में कैसे पता था और वो किससे बात कर रही थी? मुझे महसूस हो गया था कि मेरे पैसों का गायब होने का राज इसी फोन कॉल में छिपा है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि अगले दिन जो सच सामने आने वाला है वह पूरे परिवार की नींव हिला देगा। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो रात की बातें फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगी। रीमा की आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। वो 50,000 वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं समझ चुकी थी कि मेरे पैसा गायब होने के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा है। लेकिन बिना सबूत के मैं किसी पर उंगली नहीं उठा सकती थी। मैं चुपचाप किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। तभी कमला देवी ने आवाज लगाई, बहू, रीमा के बच्चों के लिए अलग से सैंडविच बना देना, उन्हें पराठे पसंद नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। पिछले कुछ महीनों में इतना कुछ सुन चुकी थी कि अब जवाब देने की ताकत भी कम पड़ने लगी। नाश्ता लेकर जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो रीमा फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने फोन काट दिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरा शक और गहरा हो चुका था। स्कूल जाने के लिए मैं तैयार हो ही रही थी कि तभी अचानक मुझे याद आया कि मेरे एक जरूरी फाइल कमरे में रह गई है। मैं वापस कमरे की तरफ गई तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था।
अंदर का नजारा देखकर मैं ठिठक गई। रीमा मेरी अलमारी के सामने खड़ी थी और दराज ठटोल रही थी। मुझे देखते ही बुरी तरह घबरा गई, उसके हाथ कांपने लगे। मैंने सख्त आवाज में पूछा, आप मेरी अलमारी में क्या कर रही है? वह हकलाते हुए बोली, भाभी भाभी वो मैं कंघी ढूंढ रही थी। मैं समझ गई कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन उस समय मैं कुछ नहीं बोली। मैं चुपचाप फाइल लेकर बाहर निकल गई। पूरे दिन स्कूल में मेरा मन नहीं लगा। घर लौटते समय भी मैं उसी के बारे में सोच रही थी। शाम को जब मैं घर पहुंची तो देखा कि गेट के बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा है और बार बार घर की तरफ देख रहा है। तभी रीमा बाहर निकली और सीधे उसके पास चली गई। दोनों कुछ देर तक धीरे धीरे बातें करते रहे। फिर मैंने देखा कि रीमा ने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और उस आदमी को दे दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर इस लिफाफे में क्या था? मैं बाहर निकलकर उनके पास पहुंची। उससे पहले ही वह आदमी बाइक पर बैठकर चला गया। रीमा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन छुट्टी थी। घर में सभी लोग दोपहर के समय सो रहे थे। मैं कपड़े रखने के लिए ऊपर वाले कमरे में गई जहाँ रीमा ठहरी हुई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी नजर बेड के नीचे रखी एक फाइल पर पड़ी। शायद वह जल्दी से उसे वहीं छोड़ गई। पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फाइल उठाई और खोली। पहला पन्ना देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक बैंक लोन की फाइल थी। उसमें रीमा और उसके पति का नाम लिखा था। उन पर लाखों रुपए का कर्जा था। मैं हैरान रह गई। घर में तो सबको बताया गया था कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, फिर इतना बड़ा कर्जा कैसे? मैं आगे के पन्ने देखने लगी, तभी एक कागज मेरे हाथ से फिसलकर नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कागज पर मेरे बैंक खाते का नंबर लिखा हुआ था, साथ ही 50,000 रुपए की रकम भी लिखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। आखिर मेरी बैंक जानकारी इनकी फाइल में कैसे पहुंची? तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैं घबराकर मुड़ी। दरवाजे पर रीमा खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने झटके से मेरे हाथ से फाइल छीन ली और बोली, भाभी आप मेरी चीजें क्यों देख रही है? मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। मेरी बैंक डिटेल आपकी फाइल में क्या कर रही है? यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर बोली, आप गलत समझ रही हो। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। मुझे महसूस हो रहा था कि सच अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रात एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो सिर्फ मेरे 50,000 रुपए नहीं बल्कि पूरे परिवार के एक बड़े धोखे का राज खोल देगा। मैं अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही फाइल घूम रही थी। आखिर मेरी बैंक डिटेल्स रीमा की फाइल में कैसे पहुंची? और वह अजनबी आदमी कौन था जिसे वह लिफाफा देकर गई थी? अब मुझे यकीन हो चुका था कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मैं बस सही समय का इंतजार कर रही थी। रात करीब 11 बजे पानी पीने के लिए उठी तो ड्राइंग रूम से धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने चुपचाप जाकर देखा। कमला देवी और रीमा आपस में बातें कर रही है। रीमा परेशान दिखाई दे रही है। वह बोली, मम्मी अगर भाभी को सब पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कमला देवी ने कहा, तू चिंता मत कर, नंदनी इतनी सीधी है कि कुछ नहीं करेगी। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं जिस परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, वही लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे थे। अगले दिन मैंने बैंक जाकर अपने खाते की जानकारी निकलवा ली। वहां से तो बात पता चली। उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे खाते से 50,000 रुपए निकाल ही नहीं गए थे, बल्कि किसी ने मेरे दस्तावेज की काफी इस्तेमाल करके एक छोटा लोन भी लेने की कोशिश की थी। बैंक अधिकारी ने कहा कि समय रहते कागज में गलती पकड़ ली गई, वरना आपके नाम पर कर्ज हो जाता। अब मुझे समझ आ गया था कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं, कोई मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं घर लौटी तो देखा रीमा किसी से फोन पर कह रही थी, बस कुछ दिन और संभाल लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे देखते ही उसने फोन काट दिया। अब मैं चुप रहने वाली नहीं थी। मैंने तय कर लिया कि पहले पूरी सच्चाई सामने लाऊंगी, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन एक ऐसा सबूत मेरे हाथ लगने वाला है जो रीमा की सारी पोल खोल देगा। अगले दिन सुबह रीमा बाजार जाने की जल्दी में थी। वह अपना पर्स सोफे पर भूल गई और बाहर निकल गई। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैं फोन छूना नहीं चाहती थी, लेकिन स्क्रीन पर जो शब्द दिखे उन्हें देखकर मैं चौंक गई। मैसेज में लिखा था, अगर इस महीने की किस्त नहीं भरी तो कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नीचे एक फाइनेंस कंपनी का नाम लिखा था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था, रीमा बहुत बड़े कर्ज में डूबी है। शाम को मैंने अपने पति अर्जुन को सारी बात बताई। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने बैंक वाले दस्तावेज दिखाए, वह भी हैरान रह गया। उसी रात अर्जुन ने चुपचाप रीमा के पति को फोन लगाया।
जो सच सामने आया उसने हम दोनों को हिला दिया। रीमा के पति ने बताया कि उनके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है, कई महीनों से किस्त नहीं भरी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि रीमा बार बार मायके से पैसे लाने की बात करती थी। अर्जुन का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया कि घर में जो कुछ हो रहा है वह सामान नहीं था। अगले दिन जब अर्जुन ने कमला देवी से इस बारे में बात की तो उन्होंने उल्टा नंदनी को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार अर्जुन चुप नहीं रहा। उसने पहली बार अपनी माँ से कहा, अगर नंदनी ना होती तो यह घर कब तक बिखर चुका होता। यह सुनकर कमला देवी चुप हो गई, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। उसी शाम घर के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से 2 लोग उतरे। उन्हें देखकर रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। कार से उतरे दोनों लोग सीधे घर के अंदर आए। उन्होंने अपना परिचय फाइनेंस कंपनी के अधिकारी के रूप में दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उनमें से एक ने कहा, मैडम, कई महीनों से लोन की किस्त नहीं भरी गई है। हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमला देवी हैरान रह गई। उन्होंने रीमा की तरफ देखा। रीमा की आंखें नीचे झुक चुकी थी। आखिर को वह रोते हुए बोली, मम्मी, मैंने आप सबसे झूठ बोला था। हमारा बिजनेस बहुत पहले ही घाटे में चला गया था। लाखों का कर्जा हो गया। मैं डर गई थी, इसलिए सच नहीं बताया। कमला देवी स्तंभ रह गई। जिस बेटी को वह हमेशा सही मानती थी, वही सबसे बड़ी सच छिपा रही थी। तभी मैंने धीरे से कहा, मम्मी जी, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन किसी एक इंसान को हमेशा जिम्मेदार बना देना गलत है। घर में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। अर्जुन ने रीमा से कहा, अगर तुम पहले सच बता देती तो हम सब मिलकर रास्ता निकालते, लेकिन झूठ बोलकर किसी और पर बोझ डालना सही नहीं था। रीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसी समय कमला देवी मेरी तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बहू, मैंने हमेशा अपनी बेटियों को देखा, लेकिन कभी तेरी मेहनत नहीं देखी। तू इस घर को संभाल रही थी और मैं तुझे सिर्फ जिम्मेदारी समझती थी। पहली बार उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात थी। कुछ दिनों बाद रीमा अपने घर वापस चले गई। उसने और उसके पति ने मिलकर अपना कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी उठाई। घर का कर्ज भी अब सोच समझकर होने लगा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरी बेटी परी के नाम से एक अलग बचत खाता खोला गया और उसमें हर महीने पैसे जमा होने लगा। एक शाम कमला देवी मेरे पास आई और बोली, आज समझ आया कि बहू घर में आती है तो सिर्फ बेटे की पत्नी बनकर नहीं आती, वह पूरे घर की ताकत बन सकती है। मैं मुस्कुरा दी। इतने सालों बाद पहली बार मुझे लगा कि इस घर में मेरी पहचान सिर्फ कमाने वाली मशीन की नहीं, बल्कि एक इंसान की भी थी, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। परिवार तभी खुश रहता है जब जिम्मेदारी और सम्मान दोनों बराबर बांटे जाए। बहू या बेटी, दोनों को सम्मान से मिलना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।